हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चौथी वीडियो का अध्ययन करेंगे क्लास 10th की दूसरे अध्याय की, जिसमें हम लोगों ने अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ा। उसकी विभिन्न प्रकार की रासायनिक गुण अवक्रियाएँ क्या होता है, कैसे पहचान होती है, सूचक, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। और आज हम लोग उसी अगली कड़ी में पढ़ेंगे लवण। तो लवण की अगर हम बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा हमने आपको बता रखी है कि जब किसी अम्ल की क्षार से अपक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, और उस उदासीनीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप एक आयनिक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको हम लवण कहते हैं। लवण के साथ साथ जल भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये आपकी लवण की परिभाषा हो जाती है। एक बार पुनः परिभाषा दें कि जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ उदासीनीकरण अपक्रिया कराते हैं तो एक आयनिक ठोस प्राप्त होता है, इसको हम या जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, लवण के साथ साथ जल भी प्राप्त होगा। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे NaCl है, Na2SO4 है, तो ये सब देखा जाए आपके लवण होते हैं। ठीक है, NH4Cl भी है, NH4 सोडियम सल्फेट भी, NH4 सल्फेट भी है। तो ऐसे बहुत सारे आपको लवण मिल जाएंगे देखने के लिए। तो बात करें हम लवण परिवार की, तो लवण परिवार में देखा जाए जब समान प्रकार के लवण होते हैं तो उसको लवण परिवार भी कहा जाता है। अगर हम बात करें आर्हेनियस सिद्धांत की, तो आर्हेनियस ने बताया कि यदि हम किसी भी लवण को जल में घोलते हैं तो हमको धनायन और ऋणायन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धनायन और ऋणायन प्राप्त होता है। धनायन को हम जो है भास्मिक लवण भी कहते हैं, और ऋणायन को जो है हम क्षारी, ऋणायन को हम अम्लीय मूलक भी कहते हैं। भास्मिक लवण या क्षारी मूलक कहिए, और ऋणायन को आप अम्लीय मूलक कहते हैं। यानी आर्हेनियस ने यही बताया था कि जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो वो आयनिक हो जाता है। तो जब आयनित होगा तो आप जानते हैं आयन दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होगा उसको आप धनायन कहते हैं, अर्थात क्षारी मूलक कहेंगे या फिर भास्मिक मूलक कहेंगे। लेकिन जो ऋणायन होगा उसको आप अम्लीय मूलक कहेंगे। ये बात किसने बताया था? आर्हेनियस ने बताया था। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जैसे NaCl ले लिया जाए। NaCl का जब जलीय अपघटन करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये आपका जो है पॉजिटिव मूलक यानी क्षारीय मूलक होगा, और ये जो होगा वो अम्लीय मूलक होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें अम्ल के गुण की, तो अम्ल के गुण में देखा जाए तो जितने भी मतलब सामान्यतः जो लवण होते हैं वो अवाष्पशील होते हैं, उसके साथ साथ गंधहीन होते हैं और विद्युत संयोजक होते हैं। अर्थात उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे जलीय माध्यम में तो उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लवणों का pH। तो जो लवणों का pH होता है उसकी अगर हम बात करें, लवणों का pH, तो आप जानते हैं कि प्रबलम प्रबल क्षार, दुर्बलम दुर्बल क्षार। तो जब प्रबलम किसी प्रबल क्षार से अपक्रिया करेगी तो उदासीनीकरण अपक्रिया होगी, तो जो यौगिक प्राप्त होगा वो लवण प्राप्त होगा। और उसका pH जब हम देखेंगे तो जब आप स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको साल्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? साल्ट। इसका जो pH रहेगा, pH कितना रहेगा? 7 रहेगा, उदासीन होगा। ठीक है, जब आप स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस
कौन सा, वीक बेस। तो जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा SA, यानी अम्लीय साल्ट, एसिड साल्ट प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इसका जो pH वैल्यू होगा वो 7 से कम होगा। इससे pH 7 से कम होगा। ठीक है, किसकी, जब आप प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो आपको जो लवण प्राप्त होगा वो अम्लीय होगा, जिसका pH मान 7 से कम होगा। ठीक है, अगर यहीं पे आप तो जो आपको प्राप्त होगा वो तो साल्ट ही प्राप्त होगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो प्राप्त होगा बेस यानी साल्ट, बेसिक साल्ट प्राप्त होगा, अर्थात आपको प्रबल क्षारक प्राप्त होगा। यानी इसका जो pH वैल्यू आएगी वो 7 से अधिक आएगी, pH 7 से अधिक होगा। तो इस तरीके से हम बात करें लवणों की pH का, तो लवणों के pH में 4 प्रकार के pH मान आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला ये मिल सकता है 4 नहीं 3, जिसमें पहला ये मिल सकता है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अब क्रिया कराएंगे तो जो लवण प्राप्त होगा वो उदासीन प्राप्त होगा, यानी उसका जो pH वैल्यू होगा वो 7 होगा। ठीक, दूसरा की अगर हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा pH मान होगा, यदि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक से क्रिया करती है तो लवण प्राप्त होगा, जो लवण प्राप्त होगा वो अम्लीय माध्यम में प्राप्त होगा, क्योंकि प्रबल क्या है, अम्ल है। तो अम्लीय माध्यम में प्राप्त होगा तो उसका pH जो वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी। ठीक है, और हमने तीसरी जो बताया कि अगर आप दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी pH वो 7 से अधिक आएगी, क्योंकि लवण आपका क्षारीय है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की बात करें तो इसमें जो आपका pH आएगा वो 7 आएगा, जैसे NaCl है और Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, ये पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम वही सल्फेट है। तो ये प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से क्रिया कराने के स्वरूप लवण जो प्राप्त होते हैं उनका pH 7 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की, तो जो साल्ट प्राप्त होगा वो आपको अम्लीय होगा। इसमें NH4Cl ले लीजिए, FeCl2 ले लीजिए। ठीक, इसके बाद दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की बात करेंगे तो इसमें सोडियम एसीटेट है और सोडियम कार्बोनेट है। ठीक, इसके बाद दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की बात करेंगे तो क्षारीय साल्ट प्राप्त होगा। इसमें एग्जाम्पल है सोडियम, ये अमोनियम एसीटेट और अमोनियम कार्बोनेट। ठीक, क्लियर। अब हम बात करेंगे साधारण लवण की। तो साधारण लवण जिसको आप जानते हैं प्रतिदिन हम लोग जो है उसका सेवन करते हैं, क्या हो सकता है भाई, साधारण लवण की अगर हम बात करें तो साधारण लवण में आपका आता है NaCl, साधारण लवण, सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट साधारण लवण। इसकी बात करें हम तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की आपस में क्रिया कराता है तो हमको NaCl प्राप्त होता है। किसकी क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको क्या प्राप्त होगा, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ है इसको आप साधारण नमक लवण कहेंगे, क्या कहेंगे, साधारण लवण कहेंगे। और इस साधारण लवण को हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये साधारण लवण जाता है। और अगर हम इसके निर्माण की बात करें बड़े पैमाने पर, तो बड़े पैमाने पर इसका जो है समुद्री लवण का विद्युत अपघटन करके इसको आसानी से बनाया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण हम जो हमको साधारण नमक प्राप्त हुआ है समुद्री लवण से वो चट्टानों के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, चट्टानों के रूप में प्राप्त होता है, जिसके कारण इसको हम जो है रॉक साल्ट भी कहते हैं। ठीक, ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे उपयोग की। तो यूजेज ऑफ सिंपल साल्ट
यानी साधारण नमक के उपयोग की अगर हम बात करें तो साधारण नमक का उपयोग सभी लोग जानते हैं, जैसा कि भोजन के रूप में, भोजन पकाने के रूप में। और इसके अतिरिक्त अगर हम कोई मान लीजिए का वो खाद्य संरक्षण करते हैं तो उसमें भी हम नमक मिला देते हैं ताकि वो खराब ना हो। जैसे अचार वगैरह बनाया जाता है तो उसमें भी नमक थोड़ी मात्रा में मिला दी जाती है जिससे वो खराब ना हो। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो NaCl का जो उपयोग होता है वो बेकिंग सोडा के निर्माण में भी होता है, और उसके साथ साथ धावन सोडा भी होता है, विरंजक के रूप में भी होता है। ठीक है। और अगर हम अगले उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो है सोडियम धातु तथा क्लोरीन के निर्माण में करते हैं। और जैसे और अगर उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग जैसे जो बर्फीले जगह होती है जहाँ पर बर्फबारी होती है, सड़कों पर अगर बर्फबारी हो जाती है तो वहाँ पर नमक का छिड़काव करते हैं हिमपात को रोकने के लिए। ठीक है। तो ये अगली हेडिंग है आपकी है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये साधारण नाम है सोडियम कास्टिक सोडा NaOH बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, परीक्षा में इस बार दिया गया था। और यदि आप किसी कंपटीशन वगैरह में बैठते हैं जैसे पॉलिटेक्निक ITI हुआ या फिर IIT हुआ या फिर नीट हुआ तो उसमें भी सामान्य से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कास्टिक सोडा का सही सूत्र है तो याद रखिएगा NaOH कास्टिक सोडा, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सामान्य नाम होता है। ठीक है। तो कास्टिक सोडा का अगर हम बात करें तो कास्टिक सोडा जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम क्लोराइड की जली विलयन में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो ये वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया में क्लोर क्षार, इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार भी कहते हैं। क्यों? तो हम बात कर रहे थे कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा यानी KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम निर्माण की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन करने पर प्राप्त होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को यानी सोडियम क्लोराइड को जब जलीय माध्यम में विद्युत अपघटन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जो कास्टिक सोडा कहते हैं। चूँकि जलीय माध्यम में विद्युत अपघटन करने पर आपको कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। तो इस कास्टिक सोडा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आपसे ये भी हेडिंग करके पूछी जा सकती है, इसे क्लोर क्षार। क्या? क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, ऐसे करके भी आपसे हेडिंग पूछी जा सकती है, चाहे कास्टिक सोडा पूछे चाहे क्लोर क्षार पूछे। तो दोनों टॉपिक एक ही है, बस आपको पहचानना है, ध्यान से पढ़ना है। तो हमने बताया कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय माध्यम में विद्युत अपघटन करते हैं तो हमको सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर के कास्टिक सोडा देता है। इस प्रक्रिया में जो क्लोरीन प्राप्त होता है, क्लोर प्राप्त होता है, वो क्लोरीन के लिए प्राप्त होता है, और जो सोडियम रहता है वो क्षार के लिए होता है। तो इस कारण इसको हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड जो है आपका एक्वस होगा प्लस H2O लिक्विड, विद्युत अपघटन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2। अब इसको आप बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे
तो यहाँ पर Cl2 है, तो आगे भी आप क्या करेंगे, 2 करेंगे। हाइड्रोजन 2, 3 इधर है, तो इधर आप 2 कर दीजिए और यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको AQ और G, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ है कास्टिक सोडा, इस तरीके से ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होगी, इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम प्राप्त हो रहा है ये क्षार के लिए है, और यहाँ क्लोरीन जो प्राप्त हो रहा है ये आपका, ये क्लोर जो प्राप्त हो रहा है इसको, ये क्लोरीन के लिए है, तो इस कारण इसको हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहेंगे। ठीक है, अब इसके उपयोग की बात करें, कास्टिक सोडा के उपयोग की बात करें, तो कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन के निर्माण में होता है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के रूप में होता है, बनाने के रूप में होता है। उसके साथ साथ कृत्रिम वस्त्र, रेशम, कागज, बॉक्साइड अवस्था को शुद्ध करने में, तेल शोधन में, रंगकों के, विरंजकों के आदि के निर्माण में कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कास्टिक सोडा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण। जैसे आपने देखा होगा कि या वाइट कपड़ा है तो उसको साफ करने के लिए ब्लीच किया जाता है, हाँ? है कि इसको अगर हम गिरा देते हैं तो अगर वो एक रंगीन कपड़ा होता है तो वो डिस्कलर हो जाता है। तो हम ऐसे रसायन का अध्ययन करेंगे जो कपड़ों की रंगीन जो कपड़ा होता है उसको डिस्कलर कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो है हमारा ब्लीचिंग चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर, अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें ब्लीचिंग पाउडर को, तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट या क्लोराइड ऑफ लाइम अथवा क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है। तो सूत्र की अगर हम बात करें, ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है CaOCl2। रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम जो इसका होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट या क्लोराइड ऑफ लाइम अथवा क्लोरीनेटेड लाइम, जिसका साधारण नाम है ब्लीचिंग पाउडर। फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसके सूत्र की बात करें CaOCl2, तो CaOCl2 की अगर हम बात करें तो वास्तव में जो विरंजक चूर्ण है ये 2 यौगिकों से मिलकर, कितने, 2 यौगिकों से मिलकर के बना है, और वो है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किससे, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है, परंतु सुविधा के लिए इसे हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर वास्तव में हम ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र देखें तो उसमें 2 यौगिक, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किंतु सुविधा के लिए हम इसको जो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं। अब ये जो है किस प्रकार बनाया जाता है, अगर हम बनाने की बात देखें, इसको बनाने की विधि की बात करें तो विरंजक चूर्ण का निर्माण
शुष्क बुझे हुए चूने, किसके? शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पर हम जो है क्लोरीन की क्या करा दें, क्रिया करा दें। तो जब हम क्लोरीन की क्रिया करा देंगे तो ये दो मॉलिक्यूल यहाँ से H2O निकाल दीजिए, तो बचेगा जो, उसको जोड़ लीजिए CaOCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ ये आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त हुआ, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे भौतिक गुण के इसके। तो ब्लीचिंग पाउडर भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में राइट शॉर्ट नोट के रूप में दिया जाता है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए दिया जाता है। इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे। उपयोग, ये गुण की बात करें तो गुण दो होता है, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। अगर हम भौतिक की बात करें, भौतिक गुण की बात करें, तो जो भी विरंजक चूर्ण होता है उसको आप देखे होंगे, या हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, जल में पूरा नहीं घुलता, अल्प विलेय होता है। और इसका जो, जब इसको जल में घोलेंगे तो उसका जो विलयन होता है वो दूधिया हो जाता है, और इसमें से जो है Cl2 यानी क्लोरीन की स्मेल आती है। ठीक है, इसके बाद हम रासायनिक गुण की बात करें। रासायनिक गुण में तो पहला है, इसको अगर हम गर्म जल से क्रिया करा दें, किसको, CaOCl2 प्लस H2। गर्म जल में इसको अगर हम घोल दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा और क्लोरीन गैस हमारी निकल जाएगी। तो गर्म जल के साथ अक्रिया हो जाएगी। और इसके बाद अगर इसको हम सीधे गर्म कर दें, क्या करें, सीधे गर्म कर दें, किसको, ये पहली पॉइंट हो गई और ये दूसरी पॉइंट हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को सीधे गर्म कर दें। तो जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को सीधे गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस O2 बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन उसमें से सेपरेट हो जाएगा। फिर इसके बाद उत्प्रेरकी अपघटन की बात करें, यानी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यदि हम कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में अपघटन करें तो भी हमको यही अपक्रिया प्राप्त होगी। बस यहाँ पे कैटलिस्ट आपको लेना है COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, और इसके बाद और भी रासायनिक गुण हैं। यदि ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और क्लोरीन प्राप्त होती है, तो इसको हम प्राप्य क्लोरीन भी कहते हैं। ठीक है।